सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आ गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाही थन। अवधी भाषा भाषी समाज कृषि जनजीवन पर आधारित समाज हो। यहाँ के संपूर्ण जनजीवन कृषि पेशा पर आधारित है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो प्रापूर्व काले से यहाँ के लोग धान आदि के खेती करत आए हैं। धान के साथ यहाँ के लोग दलहन तिलहन आदि के खेती करत आए हैं। एकरे साथ यहाँ के लोग अपने यहाँ के स्थानीय प्रयोग के खातिर तरकारी फल फूल आदि के खेती करत आए हैं। लेकिन समय के साथ यहाँ के लोगन में खेती के साथ रोजगारी आदि के क्षेत्र में व्यस्तता आवे के साथ विशेष करके यहाँ के लोग तरकारी आदि के खेती छोड़ के अपने खातिर जरूरी तरकारी बाजार आदि से खरीद के प्रयोग करे लाग रहे हैं। शायद यही के परिणाम हो कि आज के 1-2 दशक पहले से यहाँ के कुछ लोग व्यावसायिक रूप से तरकारी के खेती करे के शुरुआत की हैं। यह शुरुआत आज के दिन में एक बृहद व्यवसाय के रूप ले चुका है। आज यहाँ के लोग खाली अपने खातिर भर तरकारी का उत्पादन नहीं करत हैं, बल्कि अपने यहाँ के मांग के पूर्ति तो करते हैं, साथ साथ देश के अन्य बाजारों तक अपने उत्पादन का पहुँचावत हैं। यही मध्य के एक हुए युवराज गुप्ता जी। कृषि में अभी के समय में अगर जो आधुनिक प्रयोग कई के और कम लगाने में भी हमने बढ़िया फ़ायदा कई सका जाता है, तो हमें जागीर से अच्छा विकल्प कृषि लगा। तो वही हिसाब से हम अपन खुद के ही तरकारी खेती प्लस फार्म संचालन के उद्देश्य के साथ जागीर के बीट मार के और हम तत्काल में कृषि में हैं। आप अपन सरकारी नौकरी छोड़ के तरकारी खेती में सक्रिय हो आ जाता है। इस समय आप कौने कौने किस्म के तरकारी पैदा किया जाता है और यह में सक्रिय होए के बाद आपका कौने कौने किस्म का अनुभव हुआ है, साथ ही यह समय आप कहमा व्यस्त हो आ जाता है। तरकारी खेती के विषय में कहा जाए तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों करी थन। कम मात्रा में ऑर्गेनिक होता है, काहे कि अभी के समय में कहा है कि रोग व्यापी है और बहुत सारे फंगस हैं जो लागत हैं, बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा लागत है तरकारी में। तो ऑर्गेनिक तरीका से झोलमोल प्रयोग करके या कहा जाए कि गाय के मूत्र या लगाए और भी प्रकार के नीम के लगाए चीज़ अब प्रयोग करके कहा जाए कि तरकारी खेती करे में तो अभी के समय बहुत गार है, रोग ज़्यादा है और कीड़ा ज़्यादा है। अगर जो हमरे पर्याप्त मात्रा में विषादी नहीं छोड़ा जाए तो लगावल फसल भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के और तो थोड़ा बहुत कहा जाए कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम मात्रा में करा जाता है, लेकिन ढेर कई के हमन के इनऑर्गेनिक ही होता है विषादी। लेकिन वो विषादी मतलब कितनी कि जौने से आदमी के शरीर में स्वास्थ्य में हानिकारक न हो, काहे कि वो तरकारी हम खुद भी सेवन करी थन। हमारे घरे डेली पाक था। अभी के समय में हमारे खेत में बोड़ा भिंडी और घेवड़ा करेला लगा के तरकारी तैयार है। तो वो ऐसा विषादी प्रयोग करा जाए, इतना कम मात्रा में प्रयोग करा जाए कि खुद भी उपयोग करे लायक रहे, और बाज़ार तक पहुँचावा जाए तो वका भी आदमी के स्वास्थ्य में असर ना हुए के हिसाब से तरकारी खेती करा जाता है। और लगायत के अभी अब कह जा धान के बिया छोड़े के समय है, हम भी 4-5 दिन पहले धान के बिया के बहन छोड़ चुका हन। तो अभी के समय माने ये व्यस्तता के समय है, तो लगभग ये क्षेत्र जो हमन के कहा जाए प्रदेश में ही कृषि तरकारी खेती में उत्कृष्ट भोल क्षेत्र है और सम्मानित भोल भी क्षेत्र है। और यहीं से बढ़िया बढ़िया किसान जो राष्ट्रीय स्तर में भी सम्मानित होते हैं। तो इस जगह तरकारी खेती के हब के रूप में पहचाना जाता है।
हर एक उत्पादन के खातिर बाजार के जरूरत विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आप अपने यहाँ होए वाले पैदावार का कहाँ ले जाए के बेचा जाता है और बाजार में ले जाए के बेचत के आप लोगन का कौने कौने किस्म के समस्यान के सामना करे के पड़त है। बाजारीकरण के उद्देश्य से तो देखा जाए कि कुछ तरकारी जो होता है बाहर के व्यापारी लोग गांव से ही गांव घूम के उठावत हैं। और तत्काल के अवस्था में तनी बार दिक्कत कहाँ है कि हमन के यहाँ से 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर हाथ से है खुनवा बाज़ार, तो भंसार छली के तरकारी भी आवे के नाते थोड़ा बहुत बाज़ार में समस्या होता है। लेकिन थोड़ा बहुत रेट मिला के ही तौलियावा बाज़ार में ही डेली सुबह मंडी में ही लोग तरकारी खपत हो जाते हैं। तो बाजारीकरण के लिए समस्या ना है, लेकिन भाव के लेके समस्या हो जाता है। काहे कि जब इंडिया से भंसार छली के तरकारी आवत है तो रेट में अरक फरक हो जाते हैं। तो जो किसान के द्वारा उत्पादित तरकारी है सस्ता में जाता है और वही चीज़ जो इंडिया से तरकारी आवत है वो महंगा में चला जाता है। आप वर्तमान में एक तरकारी उत्पादक किसान के रूप में सक्रिय हुआ जाता है। इस सक्रियता के क्रम में आपके अपने अनुभव के आधार पर यहाँ के तरकारी उत्पादन करे वाले किसान लोगन का कौने कौने तरफ ध्यान दे के जरूरत देखा जाता है। तरकारी खेती के अगर जो समय में उचित दाम में और उचित मूल्यांकन करे के तो बेमौसमी के ओर जाए पड़ी। काहे कि मौसमी तरकारी खेती का होता है कि हम अभी के समय में भिंडी और बोड़ा बैठाए हैं। अभी के 1 महीना पहले हम खुद बोड़ा 5 रुपया किलो, भिंडी 8 रुपया किलो बेच के आए हैं। तो जब हमारे मौसमी खेती के ओर जावा जाता है तो क्या होता है कि सामान्य परिवार भी जो है जगह 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत है तो वो भी अपने घर खाए खातिर भी तरकारी लगा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा तरकारी होता है वो बाजार में पहुँचावत है। तो जब मौसमी खेती होता है और पर्याप्त तरकारी हो जाता है तो आपके रेट सस्ता हो जाता है। और प्लस का है तब वाला बात हम तब कहें कि बॉर्डर भी नज़दीक है तो कुछ बाहर से भी आ जाता है। लेकिन जब हमारे बेमौसमी मर जावा जी, अब अभी आषाढ़ सावन के मौसम है, पानी लगातार बरसत है। अब अगर जो आप भिंडी बैठा हो जाता है, बोड़ा बैठा हो जाता है तो आपके जल्दी जामत नहीं है और जाम जाता है तो कुछ पानी नाते भी मर जाता है, कुछ कीड़क नाते भी मर जाता है। तो अभी के समय में अगर जो आप भिंडी और बोड़ा बचाए ले जाते हैं तो ये भिंडी बोड़ा बचा के आपके फिर 40 रुपया 50 रुपया किलो बिकाते हैं। अब जैसे कि आज हम खुद अब भिंडी बाजारी गए हैं तो आज भिंडी के हम 35 रुपया किलो बोड़ा 35 रुपया किलो भिंडी बेच गए हैं, कुछ लोग 40 में भी बेचे हैं। तो अब जब कहा है कि जब आप बेमौसमी और जावा जी तो बेमौसमी में आपके ओकर भाव भी मिलत है और कीड़ा तो लागत है, लेकिन जब ओकर उचित मूल्यांकन रहा है तो एक तो उत्साह भी मन में रहा है। और हालांकि सरकार के ओर से तो प्रयास ये है कि हमारे सरकार के खाली दोष नहीं दे सका जाता है। आप प्रत्येक नगर पालिका गाँव पालिका में जावा जी 5 लाख 6 लाख रुपया का बिल्डिंग रहा है आपके कृषि प्रयोजन के ही विषादी के लेके बी वितरण के लेके आप हर एक नगर पालिका में छिरा जाए तो आपके 4 लाख 5 लाख 6 लाख के बिल्डिंग रहा है। और प्रदेश स्तर से भी वैसे कृषि जन्य कार्यक्रम या औजार जन्य कार्यक्रम के हमेशा आवा करत है। और केंद्र स्तर से भी ही कृषि क्षेत्र में ही लगाने के तमाम जगह, जैसे हम नाम बताएं गौ वाली अनुसंधान कार्यक्रम कई के है। तो ऐसे हर एक बाली के अनुसंधान करे खातिर जगह जगह पे संस्थान है, जगह जगह पे कार्यालय है जो उनकी वह बाली में लगातार रिसर्च करत है। तो सरकार के ओर से भी प्रयास है, लेकिन जितना प्रयास होए चाहिए उतना प्रयास अभी जनता तक नहीं पहुँचा, जो वास्तविक किसान है वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो ओकरे नाते क्या होता है कि जब सहज पहुँच नहीं रहा था, सहज उपलब्धता नहीं रहा था तो किसान क्या होता है मरकम पड़ जाते हैं। और जैसे अभी के कहा है कि अब तरकारी लगावत है आदमी तो कीड़ा लग गए या कुछ बाढ़ी से बही जाता है। अब जगह नदी किनारे किनारे खेत रहा था, बाढ़ आवता है बही जाता है तो अगर उचित क्षतिपूर्ति नहीं है। जैसे और सेक्टर में देखा जाए तो बीमा कहते हैं क्षतिपूर्ति है, लेकिन किसान के लिए कोनो प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं है। तो सकबर सरकार की ओर से प्रयास होना चाहिए जो वास्तविक किसान है जो कृषि से ही अपन जीवन यापन करत है, उनके अगर जो ऐसा कोनो प्राकृतिक तरीका से क्षति होते है तो उन्हें उचित क्षतिपूर्ति भी देख ये सरकार के ओर से एक ठो सबल प्रयास करे जरूरी है। एकरे साथे तरकारी उत्पादक किसान लोगन का उचित बाजार भाव मिले में सरकार का कौने कौने रूप में जिम्मेवार पावा जात है और आगामी दिन में तरकारी उत्पादक किसान लोगन के खातिर सरकार के द्वारा का होए के जरूरत देखा जात है। ये बात तो खाली नेपाल सरकार की गलती नहीं है, जैसे हर एक काम में देखा जाए कि मीडिएटर होते हैं। तो अगर जो नेपाल सरकार किसान के डायरेक्ट मंडी से जोड़े या नेपाल सरकार खुद हमन के किसान के तरकारी खरीद के बाद तब मंडी पहुंचावे तो सही भाव मिली। काहे कि हमने जब यहाँ से बाज़ार में तरकारी लेके जावा जाता है
तो वहाँ व्यापारी लगा रहा थे। वो व्यापारी ना हुए, मीडिएटर हुए, वो बिचौलिया हुए, वो बेचत नहीं है। हम से तरकारी खरीद के फिर उसका दूसरे दाम में बगले बेचत है। तो उन्होंने एक प्रकार के आपन व्यापार करा था, लेकिन का हुआ कि किसान के मरका में पड़े वाला वो व्यापार हुए। तो एकर सबसे पहले तो सरकार के प्रत्येक दिन या संबंधित निकाय के, स्थानीय निकाय के प्रत्येक दिन यदि तरकारी के मूल्य तोक देते हैं। जैसे कि हम एक बार दांगरेन घूमे, तो वहाँ ठेके हमें नाम नहीं याद है, वहाँ एक तो ऐसा टोल है, वहाँ के सहकारी है। तो वो सहकारी जो है नगर पालिका से आपके डेली भाव भेजत है कि आज हमन के गोभी के इतना रुपया किलो, टमाटर इतना रुपया किलो। तो आपके घर में अगर जब 50 किलो गोभी होते है तो आप वो सहकारी में लेके जाओ जाए, चाहे आपके 6 किलो गोभी रहे, जो न्यूनतम मूल्य तो है वही मूल्य में खरीदे को, चाहे वो व्यापारी खरीदे चाहे बिचौलिया खरीदे। आप लेके जाओ जाए सहकारी में, वहीं बाजार लागत है, आप वहीं रखा जाए। अगर जो वही दिन के ऐसा बोर्ड में लिस्ट बना के टांगा रही कि गोभी इतना, भाटा इतना, टमाटर इतना, तो वो लिस्ट अनुसार आपके भाव बोले कि नहीं है। ये आई देखी, आपके सामान उठाई, तौल के अपन पैसा दे के लेके चला जाई। तो इस तरीका से अगर हमारे व्यवस्थापन कह पावे कि प्रत्येक दिन तरकारी के मूल्यांकन करके ओकर उचित रेट तोक दे, तो शायद बात किसान मरका में नहीं पड़ी है। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं आई और बिचौलिया वाला सिस्टम रही, तो किसान हमेशा मरका में रही है। ये आज के बात नहीं हुई, सदा के बात हुई, वो आने वाला समय में भी ऐसे रही। जब तक ये व्यवस्था नहीं चेंज हुई, इस चीज़ के लेके कि रेटिंग की व्यवस्था नहीं चेंज हुई, रेटिंग की व्यवस्था बढ़िया नहीं की जाए, तो किसान हमेशा मरका में ही रही है। यहाँ का स्थानीय तरकारी उत्पादन भारत के उत्पादन से महंग होए के पीछे के कारण का काहिन और तरकारी के साथ है यहाँ के लोग नगदे बाली के रूप में प्रसिद्ध दलहन और तिलहन के पीछे आकर्षित काहे नहीं होते हैं। यहाँ ढेर चीज़ के असर देखा थे। अब पहला चीज़ तो हम जब तरकारी के विषय में बात करा जाता है तो दवाई महंगा है, जो कीड़ा के मारे वाला, रोग पतिंगर के मारे वाला दवाई है, दवाई महंगा है। उसके बाद से अब खाद के देखा जाए तो पर्याप्तता नहीं है। जितना किसान की आवश्यकता है, इतना आवश्यकता उतना परिपूर्ति नहीं हो पावत है, इस चीज़ की संभावना नहीं है ज़्यादा। और प्लस दलहन तिलहन के बात है तो आदमी का होता है कि नगदे वाले जोने से पैसा तत्काल मिल पावे, वह पर ढेर फोकस है। अब हमन के एरिया में देखा जाए तो तेल का होता है कि व्यवसायिक रूप में नहीं, खाली दैनिक उपयोग के रूप में ही आदमी खाली तिलहन दलहन के ही का कहना है तरकारी लगा, तिलहन दलहन के बिया या ओकर पौधा लगावत है। अब अभी के समय है, जब केराव बोए के समय आवत है तो आदमी उतने ही यूज़ करत है, उतना ही लगावत है जितना उनके साल भर के खाए के पुग जाए। तो ये चीज़ में क्या होता है कि अभी भी आदमी के सचेत हो जरूरी है कि हमन के खाली तरकारी के ही काल बाज़ार तक न पहुँचावा जा। अगर जो हमरे हो सके तो लाही, तीसी, मछली, जो पहले के देखा जाए तुलना में हमन के घर ही तीसी मछली बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी पैदा होता रहा है। लेकिन अभी के समय का है कि तीसी मछली लगभग लुप्त हो गया है। बहुत कम ही लोग जो है तीसी मछली बोवत है, नहीं तो थोड़ी बहुत लाही बोवत है। तो एक नाते हमन के जो किसान लोग हैं, इन सबके फिर से एक बार सोचे पड़ा कि जौन चीज़ के मार्केट है, हालांकि थोड़े पैदा होते हैं, लेकिन ओका हमरे धीरे धीरे बड़ा कई सका जाता है। तो जौन चीज़ के मार्केट है वहाँ भी फोकस करा जाता, ना कि खाली तरकारी और धान गेहूँ। आर्थिक रूप से तरकारी खेती के जगह ही दलहन और तिलहन के खेती विशेष रूप से उपयुक्त है। एकरे बावजूद यहाँ के लोग धान, गेहूं और तरकारी के खेती के तरफ विशेष रूप से आकर्षित हैं। यह आकर्षण के पीछे के कारण का काहिन साथ है दलहन और तिलहन के खेती के तरफ आपका आपन सोच का है। एकर कारण तो आदमी सचेत नहीं है। सही माने पे देखा जाए तो धान गेहूँ के तत्काल पैदा होते हैं, कहा जाए कि 2 महीना 3 महीना वेट के धान गेहूँ के तत्काल पैसा निकल जाता है, तो आदमी वहाँ विशेष फोकस करते हैं। और अरहर देखा जाए आपके 4 महीना से 5 महीना के समय ले लेते हैं। और 4 महीना 5 महीना के समय ले के बाद क्या होता है कि जो दूसरा बाली है वो बाली के डिस्टर्ब करते हैं। अब आपके जो धान वाला खेत है, अगर जो आप गेहूँ काट के फिर या कहा जाए तुरंत धान बैठा कोशिश करा जाए तो ठीक है, गैप तो रहता है, काहे कि धान गेहूँ के बाद धान तो टाइम लागत है, लेकिन वो खेत फिर उतना खाली छोड़े के पड़त है। तो हो सके वही के नाते भी आदमी वहाँ विशेष फोकस ना करत हुए। और भाव देखा जाए, भाव में भी फर्क रहता है, लेकिन ढेर कई के आदमी जोने से तुरंते पैसा मिल जाए वो हिसाब से काम करत हैं। तो इन नाते हमें लागत है कि सचेत हो जरूरी है।
और इस चीज़िया पे आदमी काम करे परी, एक्सरसाइज करे परी, काहे कि जौन धान और गेहूँ के पैदावार है कहूँ उससे कम पैदावार नहीं होता है। काहे कि एक दाना बैठा हुआ जाता है अगर जो अरहर के, तो उसे लगभग एक पेड़ में कुछ नहीं 2.5 से 3 किलो अरहर, अगर जो बढ़िया से दवाई मार के काहे कि कीड़ा ना खाएं अगर जो, तो 2.5 से 3 किलो अरहर पैदा होता है। और अरहर के दाल अभी जाके बाजार में भाव पता लगा जाए तो शायद बात किराओ के दाल से ही अरक फरक थोड़ा बहुत रही, उससे सस्ता नहीं रहा था। तो हमरे जोन हन जोन चीज़ के तुरंत पैसा मिल जाता है वहाँ फोकस करा जाता है, और जोन चीज़ के थोड़े समय लागत है वो हमरे इंतजार नहीं करा जाता है। तो ही नाते दलहन और तेलहन में हमरे थोड़े पीछे रह जाए थे। ये सबके तरफ यह बीचे आपके और अनुभव कौने कौने किस्म से दिखाए मान भवा हैं। हम कहे पड़ा लगभग 2-2.5 महीना पहले राष्ट्रीय गेहूँ बाली अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यालय में हम तालीम में गए हैं। 7 दिन गेहूँ उन्नत गेहूँ प्रविधि के तालीम में गए हैं। तो वहाँ हमरे बहुत सारा चीज़ जान पाओगे। तो विजिट के क्रम में हमरे एक ठो वहीं भैरावा के नज़दीक में ही रहल आपके कंपनी है, मैदा बना वाला कंपनी, तो एक कंपनी में गए। तो वहाँ से हमरे बहुत चीज़ जाना गया, लेकिन जो विशेष जो बात पे आप जोर दिया गया है क्या करते हैं कि हमन के यहाँ के किसान के जब रेट की बात होता है तो सरकार मूल्य तो तोकत है, लेकिन व्यापारी जो होते हैं वह मूल्य में नहीं खरीदते हैं, और वैसे कम से कम मूल्य में आपके इंडिया से निर्यात कर लेते हैं। तो इंडिया से जब आपके धान गेहूँ चावल लगा के और भी अन्य वाली जब आपके इंडिया से सस्ता मूल्य में आ जाते हैं तो किसान के मूल्य कहे जाए। इस सबसे प्रमुख रीज़न हुए कि आपके क्या कहले बॉर्डर नज़दीक हो के नाते और भंसार छली हो के नाते, ये दो ही प्रमुख रीज़न हो नाते हमन के किसान के जौन धान गेहूँ लगायत के अन्य खाद्यान्न वाली है मौसमी वाली है, इस सब के भाव नहीं मिल पावत है, इस सब के रेट नहीं रहा है। और वहीं हमरे भी ये चीज़ बुझा गए तो उन सब कहा था कि हमरे सस्ता में जहाँ पावा जी हमरे वही लेके आवा जी। क्वालिटी तो हमन के चाहबे करी, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ अगर जो हमन के रेट के भी थोड़ा बहुत हेर बदल रहा था। अब अगर जो हमारे यहाँ के नेपाल में गेहूँ खरीदा जी 4500 रुपया कुंटल है और इंडिया में हमारे 4000 में कुंटल में पावा जाता है, तो इंडिया से लेके आवा जी ऑब्वियसली। जैसन कि आप कहा गए यही समय हमारे धान के बिया बोए में सक्रिय हन। आज के दिने हमारे यहाँ धान के बिया के उपलब्धता के अवस्था कैसन है और आम किसान का अपने खातिर बिया खरीदत के कौने कौने बात के ध्यान में रख के बिया खरीदे के चाही। जोन हम संस्था में तालीम करे गए तो वही संस्था में धान के भी बिया के ऊपर भी रिसर्च होते हैं। तो लगभग वहाँ से आपके 22 से 25 प्रजाति के धान जो उनकी नेपाल सरकार कृषि से उपलब्ध करावत है। लेकिन समस्या कहाँ है कि जितना मात्रा में आम किसान के चाहिए उतना मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पावत है। काहे कि जैसे जो आपके अब आपके वो संस्था हो गए वो कार्यालय हो गए, तो माना जाए कि वहाँ आपके 10 कुंटल बिया निकालत है, तो 10 कुंटल बिया अगर जो नेपाल के वैसन 50 संस्था हो जाए तो 10-10 कुंटल कह के तो तमाम धान हो जाए। लेकिन एक संस्था अगर जो थोड़े मात्रा में धान उत्पादन करत है तो वहाँ से कितना उपलब्ध कहीं मिली। और प्लस का है कि जो धान के लाइसेंस लेके या ब्यू विजन के लाइसेंस लेके विभिन्न संचालन में कंपनी लोग हैं, जो सीड कंपनी है, वो लोग भी जो अभी के समय के मांग है, जो आम किसान के मांग है जितना उन सबके उपलब्ध चाहिए वो लोग भी उतना उपलब्ध नहीं कर पावत हैं। और प्लस का है कि जो समस्या वहाँ का है कि इंडिया में जो इंडिया के बात आवत है तो जो नेपाल के बढ़िया जात के धान है ये इंडिया के बी विजन व्यवसायी लोग क्या करते हैं यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, वहाँ से इंडिया में लेके जाए के जो सेम दाना ग्रेडिंग करके जो सेम साइज़ के दाना रहता है वो मिसाए के और वह ब्रांड के दान काला बीजा कह के प्रमोट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वो कौन रिसर्चर नहीं रहता है, जो रिसर्च वाला आपके रहता है वो तो मिक्स कर देते हैं। तो ये समस्या यहाँ कहा होता है कि हमारे सस्ता कह के इंडिया जावा जाता है। एक समस्या कहाँ है कि जब हमारे बॉर्डर से लेके आवा जाता है तो वहाँ सुरक्षा निकाय हमन के रोकत है। सुरक्षा निकाय कहा था कि तुम्हारे भंसार छली के ना लेके जाओ, नेपाल में खरीदो, नेपाल में खरीदे आओ तो आपके महंगा भी पड़ता है और सहज उपलब्ध भी नहीं है। और मान लो कोनो तरीका से अगर जो हमारे सुरक्षाकर्मी के समझाए के कुछ कही के या भंसार छली कही के ही बिया लेके आवा जाते हैं तो बिया नकली निकल जाते हैं। हमरे यहाँ के किसान धान के खेती करे के साथ है जोनहरी के खेती करत आए हैं। आज के दिन में हमरे यहाँ जोनहरी के खेती का अवस्था कैसन है, एकरे साथे हमरे यहाँ के सहायक खेती के रूप में और कौने कौने चीज़ के खेती किया जात है। इस सब के स्थिति कहे पर न्यूने है, ज़्यादा तो नहीं,
लेकिन थोड़े मात्रा में आदमी एकर खेती करत हैं। विशेष कई के जब हमरे बोड़ा भिंडी बैठावा जाता है तो बोड़ा भिंडी के मेड़ी पे अपन दैनिक उपयोग खत्ती जोंदरी लगाई देवा जाता है। और केहू जगरे घरे गाय भैंसी तो गाय भैंस के भी खियावे खत्ती कि जोंदरी अपने खा ले, डाँठ अपन बाल के गाय भैंस के खियावे जाए तो जोंदरी लगाई देते हैं। प्लस का है कि हल्दी 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा हल्दी बैठाई दिए हो गए तो आपके साल 1.5 साल हल्दी खरीदे नहीं पड़ता है। तो वो हिसाब से भी हल्दी खेती होता है। और विशेष करके अरुई खेती भी होता है। कुछ लोग बीघे भी अरुई खेती लगावत हैं और लगाए तो केरा खेती तो एकदम न्यून है। केरा माने कैसा होता है कि अपन 2-4 मंडी में अपन के वैसे खाए भर के 1 मंडी 1.5 मंडी केरा लगाई दी तो वही केरा खेती होता है। नहीं व्यवसायिक रूप में विशेष करके तरकारी खेती ही होता है और ये कुल चीज़ में थोड़े आदमी के वहाँ कम रुचि है। यही किस्म से हमारे यहाँ के किसान तरकारी आदि के खेती के साथ है बाँसों के खेती करत है। यह किस्म से बाँस के खेती करे के पीछे के सोच का रहत है। ये दोनों होते हैं। व्यवसाय तो क्यों नहीं करता है काहे कि और जगह पे देवा जाए तो आपके बाँस के खेती ही करते हैं। हाँ तो लेकिन यह यहाँ पे कहा है कि आपके बाँस के खेती नहीं होते। हाँ बाँस आदमी लगावत, जैसे साइड में देखा जाए तो मन के घोरई है तो बाँस 2-3 रीजन से लगावत है। एक का कि आपके माटी के कटान ना हुए, माटी के कटान हुई तो ज़मीन के नुकसान हुई। हाँ तो वह तरीक़ा से बाँस की खेती करते हैं। और खेती के मतलब का है कि कुछ अपने प्रयोग में भी हुए और कुछ अगर जो केहू के आवश्यकता है तो का हमरे बिक्री करके पैसा भी कमाई सके कह के उद्देश्य के साथ। जैसे हम रही है हमरे कोठी बाँस लगाए हैं तो लगभग कुछ नहीं अभी भी हम अपन फार्म बनाए 30-40 बाँस वहाँ खर्चा है। अभी भी हमारे पास 50-60 बाँस है। तो अगर जो का बेचा जाए तो लगभग 300 से लेकर 350 रुपया पर पीस बाँस, एक पेड़ बाँस के बिकाते हैं। तो अगर जो वही बाँस बेचा जाए तो लगभग 15,000-20,000 के बाँस हमारे खुद के बिकाएगी। तो वही तरीक़ा से आदमी लगभग जितना है किसान लोग सब 1 कोठी 2 कोठी बाँस लगाए हैं। जो से जब हमारे झमड़ा वाला तरकारी लगा, जैसे आपके करेला हो गए, घेवड़ा हो गए, लौकी हो गए, तरोई हो गए, तो बिल्कुल कहा होता है कि भूई से ज़्यादा झमड़ा में ढेर फर्क है। तो वह जगह पे कि हमन के बाँस खुद ना खरीदे के पड़े, अपन घर के बाँस है अपन काट के अपन झमड़ा बना सका जा के हिसाब से भी बाँस के खेती करा जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, इतना कि अपन काम भी हो जाए और कुछ मात्रा में अगर जो केहू की आवश्यकता हो तो बेच भी देवा जाए के हिसाब से काम करा जाता है। यही के साथ हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप लोगन के उत्पादन का बाजार मुखी बनावे के खातिर और का होए के जरूरत देखा जाता है। अंतिम में तो ये कहे चाहतन कि नेपाल सरकार के जो है किसानन के प्रति रुचि और बढ़ावे पड़ा। कृषि औजार आवत है काहे कि बीच में हमन का नगर पालिका भी विवादित रहा। तो जो वास्तविक किसान है उन सबके पहचान करके ही कृषि औजार उपलब्ध करा पड़ा। काहे कि जब तक आधुनिक तरीका से किसान खेती नहीं करी है तो फसल नहीं हुई और बढ़िया प्रोडक्शन नहीं हुई। तो ये चीज़ नेपाल सरकार के फोकस करे पड़ा कि जो अभी के समय में धान मालिक समय है, गेहूँ के समय है, बिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए पावे, बिसादी सस्ता कराए पावे। काहे कि बिसादी जितने महंगा रही तो तरकारी उतने महंगा हो जाए। तो ओकर बाद जो नहीं बॉर्डर के सिस्टम है, बिचौलिया वाला सिस्टम है, भंसार सलीला सिस्टम है, बाहर रोक लगा पड़ा। और जो स्थानीय लोग हैं, जो और दर्शन के आपके देखे वाले व्यक्ति लोग हैं, वो सबसे कहा जाए कि सकबर आप किसान के तरकारी उपयोग करा जाए जो उनकी कम बिसादी से उत्पादन होते हैं। आप फ्रीज़र में रख के जो 3 महीना 2 महीना फ्रीज़र में रख के आप तरकारी लेवा जाते हैं, वो कहूँ ना कहूँ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। तो सकबर ताज़ा खावा जाए, किसान के कहीं से खावा जाए। किसान होए के नाते भी हम ये बात कही थन कि हमने ताज़ा खाई थन, हम साल में 5 रुपया के भी मेडिसिन नहीं खाई थन। तो ये एक तो फायदा हो कि जब आप किसान के कहीं से हरा तरकारी खावा जाए तो आपके शरीर स्वस्थ रही, आपके सब कुछ बढ़िया रही। तो आप सबका ढेर से ढेर धन्यवाद। और हम चाहब कि अगर जो आपके पास कोनो विकल्प नहीं है तो आपके पास एक विकल्प है कृषि। और नेपाल कृषि प्रधान देश हुए तो कृषि खत्ती आपके कुछ सोचे के नहीं है, कुदारा उठावे के भिड़ जाए है। तो आप सबसे अनुरोध है कृषि में जो हिसाब के लगानी हो पावत है सरकार से ओका करे के पड़ा। और लगाए जो पहले भी बात करें राहत के बात होता है, किसान राहत के बात होता है, एक कुछ चीज़ भी सरकार के लागू करे के पड़ा। आप सबके ढेर से ढेर धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविज़न देखत रहा जाए। नमस्कार।